हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर शिक्षक बनना आपका सपना है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को पूरा बेसिक लेवल से हाई लेवल तक डिस्कस कर रहे हैं। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करो, सीटेट की, केवीएस की, सुपर टेट की, किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम की, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, जिस भी एग्जाम में सीडीपी से क्वेश्चन आते हैं उस पे वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें हम हर पॉइंट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आप सबको पता है कि इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था। हमने मनोविज्ञान से स्टार्ट किया कि मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या है, कैसे मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान बना। इससे पहले मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहते थे, क्यों कहते थे, किसने बोला था, ये सारी चीज़ें। फिर हमने वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, वृद्धि और विकास की अवधारणा, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, विकास के आयाम क्या होते हैं, विकास के पक्ष क्या होते हैं। इसके बाद हमने विकास की अवस्थाएं पढ़ी, गर्भावस्था क्या होती है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये सारी चीज़ें हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके उन सारी क्लासेस को देख लीजिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता व वातावरण का प्रभाव। जब मैंने आपको पढ़ाया था विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो मैंने आपको बताया था ना, लिंग, पोषण, आनुवंशिकता, वंशानुक्रम, वातावरण, ऐसे बहुत सारे कारक बताए थे ना जो विकास को प्रभावित करते हैं, जिसमें आपके दो महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा? आनुवंशिकता और वातावरण। तो क्या प्रभाव होता है, फिर वंशानुक्रम क्या है, आनुवंशिकता क्या है, इनके नियम क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इसलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, हर एक पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। आपको बहुत मेहनत करनी है और अपना सपना पूरा करके दिखाना है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। ये जो टाइम है, इस टाइम का यूटिलाइज कीजिए, लगातार मेहनत करनी है। आपकी यह मेहनत आपको मौका देगी कि आप अपनी कलम से अपनी किस्मत को लिख सकें। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आनुवंशिकता व वातावरण। एक जैसे बच्चा होता है, उसके विकास में आनुवंशिकता का ज़्यादा योगदान होता है कि वातावरण का? दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि आनुवंशिकता भी बालक के विकास को प्रभावित करती है और वातावरण वातावरण भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। अगर आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आनुवंशिकता व वातावरण किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तो जिसमें दोनों की बात की जा रही हो उसी ऑप्शन को आपको सही करना है। अब ये हो सकता है कि डायरेक्ट आनुवंशिकता वातावरण ना दे, ऐसे कह सकते हैं कि जो लक्षण माता पिता से प्राप्त हुए या जो चीज़ें उसने निरीक्षण द्वारा, एक्सपीरियंस द्वारा, अनुभव द्वारा बाहर सीखी, वो क्या उसका वातावरण है। और जो उसे माता पिता से गुण लक्षण प्राप्त हुए वो क्या है? वंशानुक्रम। तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, हर एक पॉइंट में आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करते हो। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बस आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से तैयार करना है। जैसे कि एक बच्चा है, जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, दो ट्विंस का जन्म हुआ। अब ये दोनों ट्विंस में क्या हुआ, हो सकता है माता पिता से समान लक्षण प्राप्त हुए, ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन मान लीजिए दोनों को माता पिता से समान लक्षण प्राप्त हुए क्योंकि दोनों ट्विंस हैं। अब लेकिन क्या हुआ, जैसे बच्चे का जन्म हुआ आपने एक बच्चे को ऐसे माहौल में रखा जहाँ पे उसे सारी सुविधाएं उपलब्ध है, उचित पोषण, उचित शिक्षा, सब कुछ जो बच्चे के लिए विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और एक बच्चे को आपने ऐसे रखा जहाँ पे उसे उचित रूप से पोषण ही नहीं मिल पा रहा है, उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उचित माहौल नहीं मिल पा रहा है। तो अब 20 साल बाद देखिएगा उन दोनों बच्चों में क्या होगा,
बहुत अंतर होगा। क्यों अंतर होगा? क्योंकि नहीं, वंशानुक्रम तो सेम है लेकिन उनका वातावरण अलग है। तो ये आप समझ गए, वंशानुक्रम वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब कई बार क्या होता है, दो बच्चों को एक ही वातावरण में रखते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के वंशानुक्रम अलग होते हैं, अलग अलग दो बच्चे हैं, इनको एक ही वातावरण में रखा लेकिन दोनों के वंशानुक्रम अलग है। इसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है और इस बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत कम है, मान लीजिए 90 से ही कम है, औसत से कम है, सामान्य बुद्धि से भी इसका आईक्यू कम है। तो भी क्या होगा, आप 20 साल बाद देखेंगे दोनों बच्चों में डिफरेंस होगा। अब क्या हुआ, वातावरण तो आपने समान दिया लेकिन उनका आईक्यू अलग है, उनको वंशानुक्रम से जो गुण मिले वो अलग है। तो इससे आप इन शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, किसी भी के विकास में आनुवंशिकता व वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर हो क्या? ये पॉइंट आपको समझ में आया? इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। अब चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं आनुवंशिकता होती क्या है। आनुवंशिकता, वंशानुक्रम कुछ भी दे सकता है। तो सबसे पहले एक परिभाषा पढ़ते हैं। ये परिभाषा दी थी आपके जेम्स ट्रेवर ने। कई बार आपके यूपी टेट, रीट वगैरह एग्जाम में क्या होते हैं, राइटर के नेम पूछ लेता है कि परिभाषा किसने दी थी, इसलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट राइटर के नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जेम्स ट्रेवर के अनुसार। जेम्स ट्रेवर ने कहा कि शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना ही आनुवंशिकता है। क्या? शारीरिक और मानसिक विशेषताएं माता पिता से संतान में हस्तांतरण होना क्या है? आनुवंशिकता है। उन्होंने कहा कि कुछ हमारी शारीरिक विशेषताएं, जैसे जैसे आप कहीं जाते हैं, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे लोग आपको नहीं जानते हो, ज़्यादा सिर्फ आपके पेरेंट्स को जानते हो, तो कई बार आपने सुना होगा ऐसे बोलते हैं, ये तो बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखता है, ये तो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरीके दिखती है, या ऐसे अलग चीज़ें बोलते हैं ना, ये तो बाबा की तरह दिखता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या हो रहा है, हमारी शारीरिक विशेषताएं हमारे पेरेंट्स से, हमारे पूर्वजों से कुछ न कुछ मिल रही हैं। तो क्यों? क्योंकि हमें शारीरिक विशेषताएं अपने माता पिता से व अपने पूर्वजों से प्राप्त होती हैं। और मानसिक विशेषताएं, कई बार हमारी मानसिक विशेषताएं भी मैच करती हैं। जैसे किसी बच्चे के पेरेंट्स को पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो कई बार क्या होता है, उस बच्चे को भी पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है। तो क्या हमारी मानसिक विशेषता मिल रही है। कई बार होता है ना कि लोग बोलते हैं इसके मम्मा को भी इस काम में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, इसीलिए इससे है। तो इसलिए शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतान में हस्तांतरण जो होने की प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? आनुवंशिकता। क्लियर हो क्या? अब इसके अलावा एक और परिभाषा समझ लीजिए। एक परिभाषा आपके वुडवर्थ ने दी थी। वुडवर्थ ने कहा था वे सभी तत्व जो जन्म के समय मौजूद थे लेकिन जिनकी उत्पत्ति 9 माह पूर्व ही हो गई, उन्हें क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता बोलते हैं। ये परिभाषा किसने दी? आपके वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने कहा सभी तत्व हमें दिखते तो पता है कब है? जन्म के बाद दिखते हैं बच्चे के, लेकिन इन सब की उत्पत्ति कब हो जाती है? 9 माह के पूर्व ही हो जाती है। यही क्या है? आनुवंशिकता। अब ये 9 माह किसका समय काल होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 9 माह कितने का समय काल होता है, किस अवस्था का? बिल्कुल सही, गर्भावस्था का। अगर आप दिन में कमेंट करके बताइए कि गर्भावस्था का समय काल कितने दिन होता है, तो गर्भावस्था का समय काल होता है 280 दिन। और वैसे पूछेगा तो 9 माह 10 दिन। अगर कई बार ऑप्शन में 9 माह 10 दिन नहीं होगा तो आपको 9 माह लगाना है। वैसे 9 माह 10 दिन गर्भावस्था का समय काल होता है। क्लियर हो क्या? इसके अलावा एक परिभाषा और है रूफ बेनिक्ट ने। उन्होंने कहा कि माता पिता के लक्षणों का संतान में हस्तांतरण ही क्या? वंशानुक्रम। उन्होंने कहा कि जो माता पिता के लक्षण होते हैं उनका संतान में हस्तांतरण होता है, यही आपका क्या है? वंशानुक्रम है। तो आप समझ गए वंशानुक्रम या आनुवंशिकता होता क्या है। जो माता पिता और उनके पूर्वजों के लक्षणों का, चाहे शारीरिक लक्षण हो या मानसिक लक्षण हो, उनका संतान में हस्तांतरण जो होता है वही आपका वंशानुक्रम होता है। क्लियर हो क्या? ये पॉइंट आपको दो समझ में आए कि विकास में आनुवंशिकता व वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेकंड पॉइंट आपने क्या समझा?
आनुवंशिकता क्या होती है? माता पिता व उनके पूर्वजों से शारीरिक और मानसिक गुणों का हस्तांतरण ही आनुवंशिकता होती है। मैं आपको हर एक पॉइंट रिवाइज करा रही हूँ ताकि सारी चीजें आप क्लास को देखते देखते ही लर्न कर सकें। आपको इस क्लास को दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़िए और इम्पोर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइए। उसके बाद आपको पीडीएफ इसकी दे दी जाएगी, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। एग्जाम टाइम में इसको एक बार पढ़ के जाइएगा और आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, उन सबको सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अब चलिए समझ लीजिए आनुवंशिकता होती क्या है। जैसे आपको पता है कि आनुवंशिकता का वाहक किसको बोलते हैं? क्रोमोसोम। आपको जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम, उसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता का वाहक बोलते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और ह्यूमन में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये 23 पेयर, 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस 46 गुणसूत्र में क्या होता है? जो आपके 22 होते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र मतलब 44 होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। लेडी हो, स्त्री हो या पुरुष, दोनों में सेम होते हैं। 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिससे क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। लिंग गुणसूत्र, जिसके माध्यम से लिंग का निर्धारण होता है कि गर्ल होगी क्या बॉय होगी। तो कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑटोसोम्स कितने होते हैं? 44। सेक्स क्रोमोसोम 2। टोटल गुणसूत्र पाए जाते हैं 46। क्लियर हो क्या? अब स्त्री में कौन सा गुणसूत्र होता है? पुरुष में कौन सा होता है? तो जो XY होता है, XY किसका होता है? पुरुष का होता है। और XX क्या होता है? महिला का होता है। और जो लिंग का निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से ही होता है। लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र। क्यों? क्योंकि स्त्री के पास तो XX गुणसूत्र ही है और पुरुष के पास क्या? XY। जब इधर स्त्री का X इधर पुरुष के Y से मिलता है, तब यहाँ पे XY की संरचना बनती है, तो क्या होता है? Y होता है। क्योंकि स्त्री तो हमेशा X गुणसूत्र ही देती है। इधर से जब पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त होता है तो Y होता है। अगर पिता से X मिला तो XX मिलके क्या होता है? गर्ल बेबी होता है। इसलिए क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। आप ये तो चीज समझ गए। अब जैसे 44 आपके क्या हुए? दोनों में सेम होते हैं। और अलग कौन से होते हैं? आपका XX और XY। XY ये किसका है? ये आपका होता है बॉय का। और XX किसका होता है? गर्ल का। जब आपको पता है निषेचन की प्रोसेस होती है, तो निषेचन की प्रोसेस से क्या होता है? जैसे यहाँ पे X मिल गया और यहाँ पे Y मिल गया, तो जो भी बनता है, अगर X मिल जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है? जो चाइल्ड होता है वो गर्ल होती है। अगर X X और Y मिल गया तो जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है? बॉय होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक आपका लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र से। दूसरा XX किसका होता है? गर्ल का होता है। XY किसका होता है? बॉय का होता है। ये तीनों पॉइंट आपको कंफर्म रखने हैं। इसके अलावा ऑटोसोम कितने पाए जाते हैं? 22 पेयर, 44 ऑटोसोम्स पाए जाते हैं। 2 आपके क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। उन्हीं सेक्स क्रोमोसोम के माध्यम से क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है कि स्त्री होगा कि पुरुष होगा। क्लियर? इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए? अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आनुवंशिकता के नियम क्या होते हैं? आनुवंशिकता के अलग अलग नियम हैं, लेकिन इसमें मुख्य 3 नियम है जो एग्जाम बार बार पूछता है, इसलिए इन तीनों को याद कर लीजिएगा। पहला नियम क्या है? समानता का नियम। समानता के नियम का तात्पर्य क्या होता है? जैसे माता पिता है, उनके संतान भी सेम उनके जैसे, तो ये नियम को क्या बोलते हैं? समानता का नियम बोलते हैं। कि जैसे कह रहे हैं कि कई बार आप देखते हैं ना कि तो ये तो बिल्कुल अपने मम्मी के तरीके लग रहा है, ये तो बिल्कुल अपने पापा के तरीके लग रही है। ये क्या है? समानता का नियम है। जैसे माता पिता की लक्षण है, बिल्कुल वैसे ही लक्षण क्या होता है? संतान को प्राप्त हो जाना। तो कौन सा नियम हुआ? समानता का नियम। क्लियर हो क्या? नेक्स्ट हमारा नियम कौन सा है? भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम का तात्पर्य क्या होता है? कुछ लक्षण आपके माता पिता से मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लक्षण आपके माता पिता से भिन्न होते हैं। ये नियम क्या होता है? भिन्नता का नियम। नेक्स्ट नियम है क्या? प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का तात्पर्य क्या होता है?
माता पिता से ठीक विपरीत गुणों की संतान का होना। जो माता पिता के गुण है उसके संतान का ठीक उसके विपरीत होना। जैसे आप एग्जाम्पल में क्या समझ सकते हैं, जैसे बाबर। आपने बाबर के बारे में जानते हैं? बाबर कौन था? मुगल वंश की स्थापना की थी। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। बाबर क्या थे? बहुत ही कुशल योद्धा था। भारत में जो तुगलमा युद्ध पद्धति, तोपखाने का प्रयोग, ये सारी चीजें किसने प्रारंभ की थी? बाबर ने। ये सारी चीजें हम हिस्ट्री में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझिए, बाबर एक बहुत ही कुशल योद्धा था, लेकिन जो उसका पुत्र था, बाबर का पुत्र कौन था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हुमायूं। जो बाबर का पुत्र हुमायूं था वो बहुत ही कुशल योद्धा नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि बाबर तो एक बहुत ही अच्छा कुशल योद्धा था, लेकिन उसका पुत्र हुमायूं एक अच्छा कुशल योद्धा नहीं था। लेकिन हुमायूं का पुत्र अकबर वो बहुत ही कुशल योद्धा रहा। तो मतलब क्या हुआ? माता पिता से ठीक विपरीत गुण की संतान हुई। बाबर एक अच्छा कुशल योद्धा था, लेकिन हुमायूं बहुत ही अच्छा कुशल योद्धा नहीं था। तो कौन सा नियम लागू होता है? प्रत्यागमन का नियम। क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? जैसे महात्मा गांधी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति, मतलब क्या था, आईक्यू बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बुद्धि लगती थी, लेकिन उनकी संतानवी गुण आया उतने नहीं आए। तो ये क्या कह सकते हैं? प्रत्यागमन का नियम। ऐसे हमारे सोसाइटी में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स तो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन उनकी जो संतान होती उतना नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि प्रत्यागमन का नियम हो जाता है। माता पिता के ठीक विपरीत गुण को संतान में आना ही क्या होता है? प्रत्यागमन। तीनों पॉइंट आपको समझ में? समानता का नियम, बिल्कुल जैसे माता पिता वैसे ही संतान का होना। भिन्नता का नियम क्या होता है? कुछ गुण माता पिता से मिलते हैं, कुछ गुण उनसे भिन्न होते हैं। ये क्या होता है? भिन्नता का नियम। क्लियर हो क्या? इतने पॉइंट आपको समझ में आए? कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैं हर एक चीज़ आपको रिवाइज कराती जा रही हूँ, क्योंकि आपको हर एक चीज़ तैयार करना है और इतनी मेहनत करना है। कह दो अपने माँ बाप से, उनके पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाना है। बात तो सपने पड़े थे, पूरा करके हम दिखलाएंगे। आपके माँ बाप ने आपके पीछे कितनी मेहनत की होगी, पूछो उन्होंने कैसे आपकी फीस दी होगी, कैसे आपकी स्टडी के लिए पैसे देते हैं, क्योंकि उन्हें एक आस है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। आपके जो पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार कहते थे ना आपसे नहीं हो पाएगा, उन्हें करके दिखाना है कि एक गवर्नमेंट जॉब तो हमें लेके दिखानी है। इसके लिए बस मेहनत करते रहिए और रेगुलर वे पे क्लासेस जरूर लीजिए। और सिर्फ क्लासेस नहीं लेनी, नोट्स बनाने और रिवीजन भी करना है। ओके। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक जल्दी से आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। विकास पर वंशानुक्रम का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा क्या होते हैं, हमारा पास पड़ोस, विद्यालय कैसे, समाज का आस पड़ोस का व्यवहार कैसे, परिवार का, संचार के माध्यम कैसे, मीडिया का, लिंग का, पोषण का, ये सब चीजों का विकास में प्रभावित करने वाले कारक है। क्लियर? अब हम देख लेते हैं आनुवंशिकता का प्रभाव क्या होता है, कि जो आनुवंशिकता है इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ता है? शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कई बार लोग कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल अपने पापा की तरीके लगती है, ये तो बिल्कुल अपनी मम्मा के तरीके लगती है। तो क्या है? शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। हमारे शारीरिक लक्षण कैसे होंगे, उस पर हमारे पेरेंट्स के गुणों का प्रभाव आ जाता है। बुद्धि पर प्रभाव, कई बार क्या होता है आईक्यू पर भी पेरेंट्स का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको बाबर वाला समझाया, तो कई बार क्या होता है इनका प्रभाव पड़ता है, कई बार नहीं भी पड़ता है। कई बार क्या होता है अगर पेरेंट्स बहुत अच्छे आईक्यू के, बच्चा भी बहुत अच्छे आईक्यू का होता है, तो क्या वो उनके बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है और चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है। एक रिसर्च हुई थी, उसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि अगर पेरेंट्स का बहुत अच्छा चरित्र होता है, बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है, तो उनके बच्चों का भी संभावना रहती है कि अच्छा चरित्र हो। ये एक प्रकार की रिसर्च है, तो इसलिए इसके चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सुनने की अपेक्षा क्या होता है देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक रिसर्च भी है, हम जो चीज़ें सुनते हैं
वो हमें उतनी नहीं याद होती, लेकिन जो चीज़ें हम देख लेते हैं वो हमें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाती है। जैसे मूवी देखते हैं आप, तो मूवी को क्या आप लर्न करने की कोशिश करते नहीं, लेकिन मूवी क्या होती है आपको लर्न हो जाती है। कोई आपसे 5 साल पहले देखी हुई मूवी पूछ लेगा, आप तुरंत उसकी स्टोरी बता देंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ें देखते हैं तो याद हो जाती। इसीलिए मैं आपको क्या करती हूँ, सारी इमेज लगा के समझाती हूँ, हर एक पॉइंट को डिटेल से इमेज के साथ। क्योंकि जो चीज़ें आप देख लेंगे, अभी आपको लगेगा कि हो सकता है मैं भूल गया, लेकिन एग्जाम टाइम पे जब आप भी रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि पेरेंट्स जैसा करते हैं, आप जैसा बिहेव अपने छोटों के सामने करते हो, उसी को देखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही नकल करते हैं। अब जैसे आपने बच्चे से बोला कि बेटा झूठ नहीं बोलते, लेकिन आप खुद ही झूठ बोल रहे हो, तो बच्चा सीखेगा नहीं? सीखेगा। इसलिए हमें एक अच्छा उदाहरण बनना होता है बच्चों के सामने। तो ये आपने आज समझा वंशानुक्रम क्या होता है, वंशानुक्रम के नियम क्या होते हैं, वंशानुक्रम का प्रभाव क्या होता है, और विकास में वंशानुक्रम वातावरण की दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इतने टॉपिक के नोट्स बनाइए, रेगुलर वे पे रिवीजन कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वातावरण क्या होता है, वातावरण की विभिन्न परिभाषाएं, वातावरण के प्रभाव क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।